नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। मोदी शाह योगी पर वोटर लिस्ट फिक्स कर चुनाव जीतने के आरोप में कहानी बहुत तेजी से आगे बढ़ गई है, खासकर तब जब इसमें ममता बनर्जी कूद चुकी हैं। इसमें इलेक्शन कमीशन सामने आकर राहुल गांधी को बुला रहा है। आइए सवाल पूछिए, इलेक्शन कमीशन मौका दे रहा है आरोप साबित करने का। राहुल गांधी ने जितने गंभीर आरोप लगाए हैं उनके लिए मौका है अब इलेक्शन कमीशन में जाएं और आरोप साबित कर दें। दूसरी तरफ बिहार में तेजस्वी और उनके चुनावी साथी वोटर लिस्ट में सुधार प्रक्रिया को एनआरसी बता रहे हैं। जी हां, एनआरसी का हल्ला किया जाने लगा है। मतलब कुल मिलाकर चित भी मेरी पट भी मेरी, और यही खेल चल रहा है बिहार में। दर्शकों, पटना में आज चुनाव आयोग की टीम पहुंच चुकी है। तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंच चुकी ये टीम वोटर लिस्ट को वहां महीने भर के अंदर ठीक किया जाना है और फिर तारीखों का ऐलान होगा। यही कवायद है पूरी टीम की। और मैं बताना चाहती हूं कि बिहार में जब चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो वोटर लिस्ट ठीक होंगे। तो वोटर लिस्ट को चुनाव की फिक्सिंग कौन कह रहा है? तेजस्वी जी कह रहे हैं कि ये रिवीजन जो है ये फिक्सिंग होने वाली है। और ममता बनर्जी भी कूद चुकी हैं इसमें, कह रही हैं इसके बाद पश्चिम बंगाल में भी चुनाव होने हैं और बिहार के बाद 2026 में पश्चिम बंगाल, असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु में चुनाव है। और फिर सबसे बड़ा चुनाव, जिसको कहते हैं कि सबसे बड़ी फिल्म जो है वो रिलीज होनी है 2027 में, यूपी में चुनाव होने वाले हैं, जहां यही पैटर्न अपनाया जा सकता है। अब ये डर सताने लग गया है। कैंपेन चल रहा है, लेकिन मोदी विरोधी सवाल उठा रहे हैं कि वोटर लिस्ट बदलकर उन्हें हराने की कोशिश हो रही है। अरे अभी तो रिवीजन के लिए टीम पहुंची है और ये तो प्रक्रिया हर चुनाव से पहले होती है। रिवीजन होते हैं, कुछ नए लोग आते हैं, पुराने लोग जो वहां से निकलकर कहीं और चले गए उनके नाम हटते हैं। यही सवाल आज हम पब्लिक में उठा रहे हैं और पब्लिक पूछ रही है कि वोटर लिस्ट के जरिए क्या सचमुच चुनाव फिक्स करने की कोशिश हो रही है जैसा विपक्ष आरोप लगा रहा है, या फिर ये हार जाने का डर सता रहा है, बेचैनी हो रही। मोदी शाह योगी विरोधी की परेशानी बड़ी वजह उसकी यही है कि वोटर लिस्ट रिवीजन हो रहा है। लेकिन ऐसा क्यों है, इसे समझें। इससे पहले कि ये देखते हैं कि वोटर लिस्ट में रिवीजन में हो क्या रहा है, और ये बताने के लिए ये आपके सामने मैं पूरी तरह से समझाना चाहती हूँ। वोटर लिस्ट अपडेट अभियान है। इसमें ब्लॉक लेवल का ऑफिसर घर घर जाएगा और घर घर जाकर ये ब्लॉक लेवल का ऑफिसर जांच करेगा। नागरिकता का आपको प्रमाण देना पड़ेगा, क्योंकि हर बार ऐसा ही होता है कि नागरिकता का प्रमाण देने के बाद आपका वोटर लिस्ट में नाम देखा जाता है। जन्म दस्तावेज भी देने पड़ेंगे। खतरा किसे है? जो प्रवासी वोटर हैं उनको है, क्योंकि कुछ लोग रहने वाले बिहार के हैं, काम करते हैं मुंबई में, दिल्ली में, बेंगलुरु में, कहीं कहीं काम करते हैं। अब उनकी दो जगह वोट तो हो नहीं सकते, एक ही जगह होंगे। एक महीने में कहां से जुटाएंगे ये दस्तावेज? अब ये डर लोगों को सताने लगा है, या लोगों से ज्यादा नेताओं को सताने लगा है? इसके बाद नागरिकता जो दिखाना है या जन्म के दस्तावेज है, क्या यही एक प्रॉब्लम है? जी नहीं। मैं बताना चाहती हूं कि इस वक्त नियम सबके लिए एक समान है, लेकिन वोट बैंक वाला जो खतरा है वो अलग अलग दिख रहा है।
किसी को प्रवासी वोटर्स के छिटक जाने का खतरा नजर आ रहा है, किसी को अल्पसंख्यक वोटर्स का नाम कट जाने का खतरा नजर आ रहा है, क्योंकि असल में तो वोट बैंक की चिंता है। किसी को डबल वोटर्स का नाम कटने का भी खतरा है। अरे भाई, रोज सवाल उठाते हैं इलेक्शन कमीशन में, अगर डबल नाम है तो ये क्या देखा नहीं जाना चाहिए? टाइम की बात है और टाइम फ्रेम महीने भर का है, ये सबसे बड़ा गम सता रहा है। प्रक्रिया कड़ी की गई है, लिहाजा हल्ला है कि लाखों वोट जो डबलिंग वाले हैं या फर्जी हैं या अवैध हैं, उन्हें वोटर लिस्ट से काटे जाने का डर है। जाहिर है कुछ नए वोटर्स जोड़े भी जाएंगे, उसका डर नहीं है, क्योंकि वो किसी न किसी वोट बैंक में फिट हो जाएंगे। बस सियासी तूफान यहीं से उठा है, क्योंकि ये सच है कि रोहिंग्या, बांग्लादेशी सबके आधार कार्ड, वोटर कार्ड पिछले कुछ दिनों से हो रहे एक्शन में पूरे देश में अलग अलग हिस्सों से मिल रहे हैं। एक ही आदमी के पास 2-2, 3-3 वोटर कार्ड का भी मामला सामने आया है, खासकर ऐसे केस में जहां आधार लिंक तक नहीं पाया गया। तो सवाल ये है कि वोटर लिस्ट का डर क्या इसलिए है कि एक तरफ मोदी शाह और योगी की जोड़ी है, तो चुनावी हवा का रुख मोड़ने में माहिर है ये लोग, दूसरी तरफ विरोधी हैं जिन्हें मोदी को हराने के लिए ईवीएम नहीं बैलेट पेपर चाहिए। अब उन्हें वोटर लिस्ट में रिवीजन भी हो या तो नहीं हो, इस पर भी बहुत आपत्ति है। अपनी शर्तों पर चाहिए अगर रिवीजन हो भी, फिर चुनाव आयोग का क्या काम है? कांग्रेस का कहना है कि वो पिछले 8 साल से चुनाव आयोग से डिजिटल वोटर लिस्ट की मांग कर रहे हैं, लेकिन ये उसे दिया नहीं जा रहा। उन्हें भारत के नागरिकों के अलावा अवैध बांग्लादेशी, रोहिंग्या सबके वोट भी चाहिए। ऐसा मैं कह नहीं रही हूं, ऐसे आरोप बीजेपी लोकल और नेशनल लेवल पर लगाती रही है। मोदी शाह योगी के विरोधियों की वोटर लिस्ट वाली बेचैनी का आधार क्या हो सकता है? क्या ममता बनर्जी को डर है कि रोहिंग्या, बांग्लादेशी वोट कट जाएंगे? क्या राहुल गांधी को डर है कि अल्पसंख्यक वोटर्स छिटक जाएंगे? समाजवादी पार्टी का डर है कि महाराष्ट्र, दिल्ली का रिजल्ट यूपी में ना दोहराया जाए? तेजस्वी यादव का डर है कि क्लोज फाइट में अगर लूजर बन गया तो फिर क्या होगा? सुनिए वोटर लिस्ट को लेकर कन्हैया कुमार और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी क्या कह रही। They will not act for Bihar. Only 3 months are left. Whatever BJP will say, that they will follow. But for Bengal, they are targeting actual Bengal. It is dangerous. The plan is alarming for democracy. Is it NRC? Is it they are doing or working to establish the NRC? It is dangerous than NRC even. अगर हमारे सवाल में कोई तथ्य नहीं है, आज ही इलेक्शन कमीशन की टीम बिहार पहुंची है और कह रही है कि डोर टू डोर जाकर के जो है हम वोटर प्रक्रिया की जांच करेंगे। क्यों? आप तो बड़ा कॉन्फिडेंट थे, सब सही चल रहा है चकाचक, तो फिर ये करने की क्यों जरूरत है? ऐसे में सवाल पब्लिक का है। सवाल नंबर 1, मोदी शाह योगी पर वोटर लिस्ट के जरिए चुनाव फिक्स कराने के आरोप में कितना दम है? सवाल नंबर 2, वोटर लिस्ट में सुधार से वोट बैंक खिसकने का डर है या आरोप सचमुच गंभीर है? सवाल नंबर 3, बंगाल, बिहार और यूपी में भी महाराष्ट्र जैसे रिजल्ट का डर, इसलिए एनआरसी वाला आरोप? यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के सांसद और वरिष्ठ स्पोक्सपर्सन डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार, तहसीन पूनावाला कांग्रेस के सपोर्टर है, आनंद दुबे जी प्रवक्ता है शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के, कंचना यादव प्रवक्ता है आरजेडी के और मनोज काका प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। सबसे पहले तो पूछूंगी तहसीन पूनावाला जी आपसे, ये जब भी वोटर लिस्ट या इलेक्शन कमीशन कोई कार्रवाई करती है,
आपको कोई भी कार्रवाई पसंद क्यों नहीं आती? आप सवाल उठा रहे हैं आज तक। 7 महीने पहले जो चुनाव महाराष्ट्र का हुआ था, परसों कोर्ट ने भी कह दिया कि जो आप कह रहे हैं वो कहीं पर भी खड़ा नहीं होता, और कोर्ट ने आपकी गुहार को निकाल कर बाहर फेंक दिया है। अब कम से कम राहुल गांधी उस बात पर तो देश से माफी मांग ले जो रोज महाराष्ट्र के चुनाव पर प्रश्न चिन्ह लगाते थे। और अब बिहार गए हैं तो कन्हैया कुमार जी निकल आए हैं। अब वोटर लिस्ट की रिवीजन में भी दिक्कत है। आप चाहते हैं कि बांग्लादेशी हो या रोहिंग्या हो, उनके वोट वहीं पड़े रहें, नए लोगों की एंट्री ना हो, जो 2-2 जगह में रह रहे हैं, जो प्रवासी हैं, उनका एग्जिट ना हो, वो देश में 2-2 जगह वोट करें। चाहते क्या हैं आप? थैंक यू नाविका जी, आपके साथ शो में शिरकत करने का मौका मिला, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपने बात बॉम्बे हाई कोर्ट की, माननीय बॉम्बे हाई कोर्ट की उस पिटीशन की नाविका जी, उस तरह के फर्जी पिटीशन, घटिया पिटीशन जो एक न्यूज़पेपर आर्टिकल के बेसिस पे लगाया जाता है, खुद बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा उस पिटिशनर को फाइन लगना चाहिए। ये क्यों करवाया जाता है ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। मैं कोर्ट के बहुत सम्मान करता हूँ कोर्ट का। मैं इस डिटेल में ज़्यादा नहीं जाना था। फर्जी पिटिशन मैंने बहुत अपनी जिंदगी में देखे, और ये होना ही था, और ये बिल्कुल होना ही था। प्रकाश अंबेडकर का पिटीशन था? नहीं, उनका पिटीशन नहीं था, उन्होंने आर्ग्यू किया। पिटिशनर को भी मैं जानता हूं, और मैं आपके शो पे कहता हूं, मैं माननीय प्रकाश अंबेडकर जी को सिंघवी जी भी थे ना, जितना अच्छा मैं माननीय प्रकाश अंबेडकर जी को जानता हूं, शायद ही कोई और जानता होगा उनके व्यक्तिगत तौर से। मैं इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा। मैं दूसरी चीज पे उस पिटिशन में नहीं थे वो। मैं 2 चीज बोलूंगा। महाराष्ट्र में एक चीज का आप डिनाई नहीं कर सकते, इलेक्शन कमीशन भी डिनाई नहीं कर रहा, कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद 2024 के असेंबली चुनाव के वक्त करीबन 40 लाख वोटर्स इंक्रीज हुए। उसका वेरीफाइबल रीडेबल डेटा दे दीजिए, कौन मना कर रहा है? दूसरी चीज, और मैं अपनी बात यहां समाप्त करता हूं, 5 बजे के बाद करीबन 78 लाख वोट, करीबन 80 लाख वोट घटे, 7.8% वोट बढ़ा, और 78 लाख वोट डाले गए। उसके जो वीडियो रिकॉर्डिंग है, जो माननीय हाईकोर्ट ने कहा था दे, और केंद्र सरकार ने वो लॉ को चेंज किया रेट्रोस्पेक्टिवली, वो वीडियो रिकॉर्डिंग दे दे, इलेक्शन कमीशन की बात मान लेगी। ये 2 चीज जो देना है वो क्यों नहीं दे रहे? हर चीज की इनको रिकॉर्डिंग चाहिए। सुधांशु त्रिवेदी जी, इनको वोट की सीक्रेसी का उल्लंघन करना है तो सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग चाहिए, इन्हें हर चीज की रिकॉर्डिंग चाहिए। ये नया जो इनका फिक्सेशन है रिकॉर्डिंग के साथ, इलेक्शन कमीशन के साथ, पेपर बैलेट के साथ, और अब तो इलेक्टोरल रोल की रिवीजन के साथ भी अगर दिक्कत है, इसे आप क्या कहेंगे? कौन सा डर सता रहा है? बता रहा हूं, देखिए साहब, 2019 के लोकसभा चुनाव से 2024 का लोकसभा चुनाव और 2024 का विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र, वोट बढ़े 71 लाख। 2014 से 19 और 2019 के लोकसभा से विधानसभा वोट बढ़े 71-72 लाख। और तहसीन भाई जरा बहुत गंभीरता से सुनिएगा, 2009 से 14 के बीच में और 2014 से लोकसभा और विधानसभा के बीच में वोट बढ़े 75 लाख। यानी पिछले 3 लगातार लोकसभा चुनावों और करेस्पॉन्डिंग लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच में आपके दौरे हुकूमत में ज्यादा वोट बढ़े। और जिन क्षेत्रों में ज्यादा वोट बढ़े, नागपुर वेस्ट से लेके फडणवीस जी ने किया है। और एक और आपको बता दूं ऐसी विधानसभा, वो मालेगांव विधानसभा, जिसके लिए बड़ी लड़ाई थी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में। वो विशिष्ट वाला वोट बैंक है ना वहां, जो इंडिया गठबंधन का जोड़ने वाला वोट बैंक है। मतलब अखिलेश जी को और लालू प्रसाद यादव जी को महाराष्ट्र में भले ही वोट ना मिलता हो, और चाहे शरद पवार जी को बिहार में और उत्तर प्रदेश में वोट ना मिलता हो, पर एक कोई वोट तो है ना जोड़ता है। अरे उसी में सबसे ज्यादा मार थी, सबसे ज्यादा वोट जुड़ने वाले विधानसभाओं में वो है, और वहां पे भाजपा बुरी तरह हारी है। आपने कहा कि सीसीटीवी फुटेज, तो मैं तहसीन भाई एक बात कहना चाहता हूं, 97,000 से अधिक बूथ हैं महाराष्ट्र में। कितनी पिटीशन थी, कितनी शिकायत आई? या आपके 97,000 पोलिंग बूथ जो थे, जो बूथ एजेंट थे, जो फॉर्म नंबर 17C साइन कर रहे थे, वो भजन कर रहे थे क्या? कुल शिकायत आई 89, 97,000 में शिकायत है 89। तो आप पूछिए ना कि आपके जो पोलिंग एजेंट थे वो उनको कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा था। अचानक राहुल गांधी जी को 7
महीने के बाद इल्हाम हो रहा नाविका है। जी, दो लाइन। ओहो, दो लाइन। वो इस समय मुझे लंबी लंबी लाइनें दिख रही हैं ख्वाबों ख्यालों में, जो मेरे पोलिंग एजेंटों को नहीं दिखी, बूथ एजेंटों को नहीं दिखी। और मैं गंभीर बात कहना चाहता हूं नाविका जी, यहां पे सब आरोप प्रत्यारोप और जो टेक्निकल जवाब देगा चुनाव आयोग, वो तो एक चीज है, ये आपातकाल का 50वीं वर्षगांठ है। मानसिकता वही है जो 50 साल पहले थी। इंदिरा गांधी का इलेक्शन काउंटरमांड हुआ था, उन्होंने कहा ऐसी की तैसी संवैधानिक संस्थाओं की मैं उससे ऊपर हूं। आज ये चुनाव हारते हैं, इन्होंने कहा ऐसी की तैसी संवैधानिक संस्थाओं की मैं ऊपर हूं। तब क्या था, ये सत्ता में थे तो संवैधानिक संस्थाओं पे प्रहार, आज विपक्ष में है तो संवैधानिक संस्थाओं के विरुद्ध प्रचार। उस समय प्रहार करने की क्षमता थी तो प्रहार करके तार तार कर दिया, आज प्रचार करके भ्रम पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। और लास्ट में मैं कहना चाहूंगा तहसीन भाई, आप तो समझदार हैं जी। ये आपको लगता है चुनाव आयोग बड़ा गलत काम करता है, मगर कैसा गलत काम करता है कि कश्मीर में अच्छा काम करता, पंजाब में अच्छा काम करता है, फिर हरियाणा में खराब कर देता है, फिर हिमाचल में अच्छा काम करता, उत्तराखंड में खराब कर देता है, फिर यूपी बिहार में खराब करता, बंगाल में बड़ा अच्छा काम करता है, फिर राजस्थान मध्य प्रदेश में 2018 में अच्छा काम करता, 2023 में गड़बड़ कर देता है, फिर आप आते हैं तो असम में बड़ा गड़बड़ करता, मगर तेलंगाना में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में बड़ा अच्छा काम करता है। मतलब देश को क्या वो समझ रखा है जो राहुल जी के लिए संज्ञा प्रयोग की जाती थी, जिसे अब प्रयोग करना बंद कर दिया है। देश को वो समझने का प्रयास ना करिए कि जिग जैग जो साइन कर्व होता है उसमें चुनाव आयोग अच्छा और बुरा काम करने के दिखाई पड़ रहा है। और वास्तविकता में मैं अंत में कहूं, यह एक अहंकारी मनोवृत्ति है जो राजशाही मनोवृत्ति से चलती है। लोकतंत्र में जो अपने को बादशाह आलम, साहिब आलम, जो अपने को यह समझते हैं कि वली अहद सल्तनत है, हम तो सल्तनत पे हुकूमत करने के लिए आए हैं, मैं गलत नहीं हो सकता हूं। गलत होगा तो चुनाव आयोग गलत होगा, गलत होगा सुप्रीम कोर्ट गलत होगा, गलत भारत की सेना होगी, भारत का एसएबी होगा, भारत की मीडिया होगी, भारत की संसद होगी, और कांग्रेस के शशि थरूर भी गलत होंगे। अगर वो कहें कि मोदी सही काम कर रहे हैं तो कांग्रेस के ही शशि थरूर भी गलत होंगे। नाविका जी एक लाइन, नाविका जी एक लाइन, नाविका जी नाविका जी एक लाइन सुनिए, और सुनिए, कोविड वैक्सीन गलत होगा, कोविड वैक्सीन का स्टैटिस्टिकल डाटा गलत होगा, राम मंदिर का मुहूर्त गलत होगा, सब गलत होंगे। जिसे एक पुराना डायलॉग था ना कि हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना खुद है, जमाने से हम नहीं, तो हमसे संविधान खुद है, संविधान से हम नहीं। इस भाव के साथ ये चलते हैं। तहसीन सिद्धांशु जी का मैं बहुत आदर करता हूं, मान्यवर ने सारी बातें की, जो सवाल पूछा उसी की बात नहीं की, उनकी बात नहीं की उन्होंने। मैं दो ही चीज वापस पूछ रहा हूं। ये बात मैं सुधांशु जी से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि अगर 80 लाख वोटर्स 5 बजे के बाद आए महाराष्ट्र के नागरिक, भारत के नागरिक वोट करने को, तो लाइन कहां है साहब? वही तो हम पूछ रहे कि लाइन हमें नहीं दिखी, लाइन वही तो पूछ रहे साहब, दिखाइए हमें लाइन। दूसरी बात, नाविका जी प्लीज, सुधांशु जी ये कह रहे कि पहले इतने वोटर इंक्रीज हुए थे, उतने तो पहले तो सिर्फ दूरदर्शन था, इंप्रूवमेंट होता है। और मैं कहता हूं चैलेंज कर देना महाराष्ट्र की सरकार, अगर ये जो वोटर इंक्रीज हुआ है 41 लाख, इसमें से अगर 5000 गलत पाए गए, सरकार रिजाइन कर देगी, करे ना चैलेंज। लेकिन राहुल गांधी ने कहा था कि एक बिल्डिंग में एक बिल्डिंग में 7000 वोट है, वो गलत जब प्रूव हो गया तो राहुल गांधी कहां से रिजाइन करेंगे? राहुल गांधी देश से माफी मांगेंगे या नहीं? सुधांशु एक मिनट बताइए। नहीं तो आप विपक्ष में है तो झूठ बोलने की आजादी है। तहसीन भाई बस एक लाइन बोलूंगा, सुधांशु त्रिवेदी, तहसीन भाई बस मैं एक लाइन बोलूंगा जी सर, जो आप कह रहे हैं बस एक लाइन। तहसीन भाई आपने कहा लाइन नहीं दिखी, तो मैं पूछना चाहता हूं आपके 97,000 एजेंटों को लाइन क्यों नहीं दिखी, क्यों उन्होंने आपत्ति नहीं की? और दूसरी बात, चलिए तहसीन भाई आज आप कह रहे हैं किसी को रिजाइन करने की जरूरत नहीं है, और हमारे जितने विपक्षी बैठे हुए हैं उन सबसे विनम्रता से कहता हूं एनआरसी क्यों नहीं करवा लेते भाई? दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, ना कोई वोट ऐड कर पाएगा, ना कोई कुछ कर पाएगा, पूरे भारत का एक लिंक होगा। बोलिए हां या ना, जवाब हाँ या ना, एनआरसी के लिए तैयार है? जवाब दीजिए कंचन यादव जी। नहीं तहसीन पूनावाला, बाकी लोग भी हैं पैनल पर, कंचना यादव जी जवाब दीजिए। और मैं पूछ रही हूं कि बिहार का चुनाव अभी आया नहीं, अभी इलेक्शन कमीशन की टीम पहुंची है, इतना डर सता रहा है, इतना डर?
मुझे तो आपका एक्सप्रेशन बड़ा अच्छा लग रहा है नाविका जी, डर वाला एक्सप्रेशन खासकर देखकर मैं भी डर गई। लेकिन नाविका जी एक डरिए बात मत, बताइए। आपको नहीं, चुनाव लड़ना है, मुझे नहीं। आपका एक्सप्रेशन देखकर, एकदम डर वाला एक्सप्रेशन देखकर थोड़ा सा मुझे भी डर लग गया आपका एक्सप्रेशन देखकर। आपने अपने ही शो में शुरुआती दौर में अभी कहा कि रोहिंग्या रोहिंग्या बांग्लादेशी 4 बार आपने बोला होगा, लेकिन आपने यह नहीं मेंशन किया मैडम कि 2011 से जब भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है और बॉर्डर का पूरा काम उन्हीं का है, उन्हीं के हवाले है सेंट्रल गवर्नमेंट के, और आप अगर बिहार गवर्नमेंट में भी कहती हैं तो 2005 से तो इन्हीं के सरकार है, फिर कैसे बांग्लादेशी और रोहिंग्या आ गए? आप किसको चेक करना चाहते हो? इसे यह भी पूछिए, अगर घर घर जाकर आप वोटर रोल चेक करेंगे, लोगों का नाम चेक करेंगे, लोगों का नाम ऐड करेंगे, जो जिनकी डेथ हो चुकी उनका नाम रिमूव करेंगे, तो 2 करोड़ बिहार वासी आज बिहार छोड़कर बाहर हैं, उन पूरे परिवार सहित बाहर रहते हैं वो। आप उनको कैसे ऐड करेंगे? आप क्या उनको निकालना चाह रहे हैं? और जो हर साल बाढ़ आता है, अरे ये ऐसे करके आप मेरे सवाल को नल एंड वॉइड नहीं कर सकती हैं। ऑडियंस समझ रहा है, ऑडियंस मुझे भी सुन रहा है और आपका एक्सप्रेशन भी देख रहा है। मैडम, हर साल जो बाढ़ आता है, करोड़ों लोग डिस्प्लेस होते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। आप क्या बाढ़ वाले जगह पे जाएंगे, उनके बाढ़ में डूबकर उनके ओरिजिनल लोकेशन पे जाएंगे? और बाढ़ का मौसम है, 3-4 महीने बचा। अगर आपको लगता है 3-4 महीने बहुत कम है, बहुत ज्यादा है, ये सब हो सकता है, और 2003 से आप तुलना करना चाहती हैं, तो 2003 के सर्वे में जो इलेक्शन कमीशन गया था, और इलेक्शन में बहुत टाइम था, अभी सिर्फ और सिर्फ 3-4 महीने बचे हुए हैं। तो आप भ्रम में इलेक्शन कमीशन खुद को रख रही है, कंचन यादव भारतीय जनता जी, पार्टी को रख कंचन रही है, यादव जनता को जी, रख रही है। मैंने आपको पूरा सुना। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी, राहुल गांधी ने आपके अलायंस में कहा है डरो मत, तो आप मेरा एक्सप्रेशन जो भी है आप डरिए मत, क्योंकि आपको डरना ही नहीं चाहिए। आप कम से कम राहुल गांधी की बात मान लीजिए। दूसरी नहीं, बात, राहुल गांधी सुधांशु की बात त्रिवेदी तो जी, बिल्कुल मानते हैं। अब कंचन यादव नहीं, जी, सुनिए। अब कंचना जी, आप बोल चुकी ना, अब थोड़ा सा अपने शो में मैं भी बोल लूं। सुधांशु त्रिवेदी जी अब ये कह रही हैं कि लोग जो छोड़कर अपना घर बाहर निकले हैं, जो स्वर्गवास हो गए, उनका नाम काटेंगे। ये चाहती हैं कि जो स्वर्गवास हुए उनका नाम ना कटे, वो रहे इलेक्टोरल रोल में। ये चाहती हैं कि जो परिवार पूरे के पूरे कहीं और चले गए हैं, वो बिहार में भी अपना वोट रखें, जहां नई जगह चले गए हैं वहां भी अपना वोट रखें। ये चाहती क्या है, मेरी समझ में नहीं आया। अगर आपकी समझ में आया है तो इनके सवालों के जवाब जरूर दे हम दीजिए। क्या चाहते हैं वो क्या जवाब देंगे? हम क्या चाहते हैं आप हमसे पूछिए। नहीं देखिए, मैं नहीं, आप तो दोनों कह बातें- चुकी, आपने तो लंबा लेक्चर दिया, नहीं, मैं आपने technical- लंबा लेक्चर दिया, और मेरे साथ जितने दर्शक देख रहे हैं, मुझे अगर समझ नहीं आया तो मैं उनकी तरफ से पब्लिक के सवाल उठा रही हूं। अब आप इत्मीनान से बैठिए और जवाब सुनिए। बढ़िया। देखिए, टेक्निकली इन्होंने कहा अभी कि 2 करोड़ लोग विस्थापित हो जाते हैं बाढ़ में। अब बिहार की आबादी 10.5 11 करोड़ के 11 11.5 करोड़ के आसपास। मतलब आप ये कहना चाहती हैं कि 1/5 ऑफ द बिहार डिस्प्लेस हो जाता है। काम तो सही हो और गया, मैं इसलिए कहना, 2 अब करोड़ देखिए, एक बिहार और से कितनी बाहर बात की। नौकरी पर चले जाते हैं या प्रवासी बन जाते हैं, ये कहा उन्होंने। अच्छा चलिए, अब ये भी बात सुनिए। उनके मुंह से स्वयं निकला 2 करोड़ बाहर हैं, और तेजस्वी यादव जी ने वादा किया था कि 20 लाख नौकरी देंगे, तो बेचारे 90% तो फिर भी बाहर ही रहेंगे। तो ये सरकारी नौकरी देकर तो समाधान नहीं निकलने वाला है। आपकी बात से ही मान लिया 20 लाख अधिकतम नौकरी देंगे ना। वैसे बिहार में कुल सरकारी कर्मचारियों की संख्या 23 लाख है, मतलब 75 साल में 23 लाख हैं, और आप कहते हैं 20 लाख हम एक बार 5 साल में दे देंगे। पहले तो यही बात हास्यास्पद लगती है। फिर अगर 20 लाख दे देंगे तो 2 करोड़ में 20 लाख घटाइए, कितना हुआ? 1 करोड़ 80 लाख बेचारे तब भी बाहर रहेंगे। खैर, अब मैं सिर्फ सिंपल सी एक बात कहता हूं, इतना बता दें हमारे सारे विपक्षी, क्यों नहीं वो इस बात के लिए तैयार हैं कि आधार से लिंक कर दिया जाए वोटर आईडी कार्ड को पूरे भारत में, और एक बार पूरी तरीके से पहचान हो जाए कि कोई व्यक्ति किसी दूसरी जगह जाके फर्जी वोट बना ही ना पाए। बात खत्म। जैसे फर्जी राशन कार्ड बनते थे, 5 करोड़ फर्जी राशन कार्ड थे, खत्म। जैसे प्रधानमंत्री जी ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया, तो जो लोग फर्जी आइडेंटिटी कार्ड बना के तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक खा जाते थे बीच में, जो राजीव गांधी जी ने कहा था कि 100 पैसे में 15 पैसे पहुंचता, 85 पैसा जो हाथ में पहुंचता था वो खत्म हो गया। तो क्यों नहीं इस बात के लिए तैयार है?
मेरे विचार से अगर इनको इस बात को लेकर जरा भी संदेह है तो ईमानदारी से आगे आना चाहिए, कहना चाहिए क्लियर कट व्यवस्था बना दीजिए, एकदम ट्रांसपेरेंट कर दीजिए, भारत के किसी कोने में बैठ के कोई भी व्यक्ति वेरीफाई कर सके, उसका आई कार्ड देखा जाए और तुरंत बता दिया जाए। तो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन पर क्या विचार है हमारे विपक्षियों का, बता देना चाहिए। और बगैर एनआरसी के जरा ये तरीका बता के बताएं कि पूरे भारत के वोटर्स का एक सिंगल चैनल वेरिफिकेशन कैसे हो सकता है, जरा ये भी बता के जाएं। मनोज काका जी बहुत मुस्कुरा रहे हैं, अच्छा है मुस्कुराना चाहिए, लेकिन मनोज काका जी सवाल क्या है आपका? मैं पूछना चाहती हूं, अभी तो 2027 में समय है, आप अभी से ही बड़े चिंतित लग रहे हैं। नहीं नाविका जी, आप दोनों बात कहेंगी तो कैसे चलेगा? आपने अभी कहा मुस्कुरा रहे हैं, तो मुस्कुरा रहे हैं तो इसके मायने तो यही है कि हम प्रसन्नचित्त हैं। मैं मुस्कुरा इसलिए रहा था कि भाई ने बहुत बड़े भाई हैं हमारे सुधांशु जी, और बहुत वैचारिकता से और बहुत चतुराई से झूठ बोल रहे थे। इन्होंने एक आध शेर शायरी का, एक शायरी और है कि झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, और घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, दरवाजे पे लिखा हुआ है सच बोलो। इन्होंने कुछ बातें कही, कितना ये चतुर चालाक लोग हैं। किस इन्होंने फार्म 17C की बात करी, इन्होंने ठीक कहा फार्म 17C की मांग हमारी पार्टी ने 2022 के चुनाव में ही करा कि फार्म 17C को पब्लिक करा जाए। लेकिन साहब फार्म 17C को इलेक्शन कमीशन ने, जिसका आप बचाव कर रहे हैं, आप हैं तो भारतीय जनता पार्टी के, अगर जब इलेक्शन कमीशन से सवाल हुआ तो उसका कोई अधिकृत व्यक्ति आना चाहिए। फार्म 17C को देश की इलेक्शन कमीशन ने यह कहने से सार्वजनिक नहीं करा इलेक्शन कमीशन ने कि वो हमारे वैधानिक फ्रेमवर्क का चीज है, उसको हम सार्वजनिक नहीं कर सकते। तो आपने फार्म 17C को सार्वजनिक क्यों नहीं कराया? आप यही झूठ बोल रहे हैं। फार्म 17C जरूर भरा जाता है, लेकिन इस देश की सरकार के दबाव में, चाहे जिसके दबाव में, 17C फार्म को इस देश का निर्वाचन आयोग उजागर नहीं करता। एक झूठ आपका ये पकड़ा गया। आप तेजस्वी पे जा रहे थे 20 लाख नौकरी का, 20 लाख 2 करोड़ में से 20 लाख घटा रहे थे। इस देश में सबसे ज्यादा नौकरी देने का भाषण नरेंद्र मोदी ने दिया साहब, 2 करोड़ प्रति साल। 11 साल हो गए, आपने देश के सदन में कहा, उसी सदन में जिसके आप सदस्य हैं, कि हम 7 साल में हम इतने सालों में 7,20,000 दे पाए। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि 11 दूना 22 करोड़, 22 करोड़ में से जरा 7,20,000 घटा के बता दो कि कितने लोगों के साथ आपने झूठ बोला। जो सवाल यह है कि ये लोकतंत्र जो लोगों का तंत्र है, हमारी जमहूरियत में, लोकशाही में हमारी सबकी ये जिम्मेदारी है कि जहां एक वोट के घटने से कोई सांसद हार जाता है, कोई विधायक हार जाता है और एक वोट बढ़ने से जीत जाता है, उस लोकतंत्र में एडीआर की रिपोर्ट है कि 2024 के चुनाव में जितने वोट पड़े उससे 5,38,000 वोट ज्यादा गिने गए। मेरा तो आप पर आरोप है कि आप हमारा फर्रुखाबाद हरा दिए, हम लोगों को बांसगांव हरा दिए। सबसे ज्यादा अगर आपने धांधली उत्तर प्रदेश में नहीं किया होता तो समाजवादी पार्टी कम से कम उत्तर प्रदेश में ही 50 सीट पर होती। मेरा तो आपसे आरोप है, समाजवादी पार्टी पहला ऐसा राजनीतिक दल है जिसने देश के इलेक्शन कमीशन को 2022 चुनाव के बाद 18,000 मतदाताओं का ऐसा दिया एफिडेविट, जिन लोगों ने कहा कि हम लोकसभा के तो वोट में वोट डाल पाए थे, विधानसभा में नहीं डाल पाए। तो इन सब सवालों का जवाब दीजिए। आप बहुत आध्यात्मिकता से और इधर उधर की बात न करिए। जो सवाल होता है उन सवालों दे रहे हैं सुधांशु जी, जवाब दे रहे हैं। सुधांशु जी जवाब दे रहे हैं। सुधांशु जी, ये सवाल हैं कि बंद ही नहीं होते, और पब्लिक के भी कुछ सवाल हैं। नरेश चौहान नीमराना राजस्थान से पूछ रहे हैं, अगर वोटर लिस्ट से फर्जी वोटर हटाए जाते या समय समय पर उसका रिवीजन होता है तो इसमें गलत क्या है? अरविंद कुमार सुमन का मधुबनी से सवाल है, अगर इन्होंने फर्जी वोटर नहीं बनाए हैं तो इतना विरोध किस बात का कर रहे हैं? अब सुधांशु जी, पब्लिक जो है सब समझ रही है, आप भी समझा दें सारे सवालों के जवाब। देखिए, मैं मनोज भाई से भी कहना चाहूंगा, भाई आध्यात्मिकता की जरूरत नहीं है, डिबेट में एकाग्रता से ध्यान दीजिए। मैंने एक बार भी नहीं कहा कि 17C को पब्लिक नहीं करना है। मैंने कहा 17C पे आपके चुनावी एजेंटों ने साइन किए तो क्या वो भांग खा के साइन कर रहे थे? 97,000 से अधिक बूथों पर विपक्ष के पोलिंग एजेंट 17C फॉर्म पे साइन कर रहे थे, वो देखे ही नहीं। और एक पार्टी नहीं, कई पार्टियों के एजेंट थे ना, वो कुछ नहीं देख रहे थे कि बाहर देखिए कितनी लंबी लाइन लगी हुई है, ये इसके बाद की बात है। ये मैं कहना चाह रहा हूं। या अब जो है कोई एकदम से कोई नया नशा आया है कि अचानक ये कहना पड़ा है।
इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, कोई शेरो शायरी की जरूरत नहीं है। महात्मा गांधी ने एक पुस्तक लिखी थी, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। आज राहुल गांधी एक नया प्रयोग लिख रहे हैं, माई एक्सपेरिमेंट विद अनट्रुथ। महात्मा गांधी कहते थे सत्य के साथ मेरे प्रयोग, आज राहुल गांधी कह रहे हैं असत्य के साथ मेरे प्रयोग, क्योंकि मोदी विरोध का भयानक मनोरोग। अब मैं कहना चाहता हूं, भाई आनंद दुबे जी बैठे हैं, महाराष्ट्र की हार के बाद तो इनकी पार्टी ने ओपनली स्टेटमेंट दिया कि आप लोगों ने कैंडिडेट नहीं घोषित किया था, यह एक बहुत बड़ा हार का कारण बना। अगर उद्धव ठाकरे जी कैंडिडेट घोषित हो जाते तो आपकी महाविकास आघाड़ी चुनाव नहीं हारती। आप जरा यह तय कर लीजिए कि कैंडिडेट उद्धव ठाकरे जी को न घोषित करना बड़ा कारण था, या 8 महीने के बाद अचानक ये याद आना कि जो 17C साइन करने के समय आपके पोलिंग एजेंटों को याद नहीं आया था कि साहब वो मतदाता बढ़ गए थे। जरा दोनों में या तो वो गलत था या ये गलत था, एक बार तय कर लीजिए क्या गलत था, फिर हम आपसे डिबेट करने को तैयार हैं। मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी आपसे पूछना चाहती हूं, क्योंकि कंचना यादव जी ने एक बहुत अहम सवाल उठाया। वो कह रही है कि 2005 से बीजेपी और जेडीयू की सरकार है, तो ये बांग्लादेशी रोहिंग्या आए कहां से? मैं आपसे पूछना चाहती हूं, क्या इस देश में राज्यों के दायरे भी सीमित हैं? क्या डबल वीजा लेना पड़ता है कि पहले देश के अंदर आओ, फिर किसी राज्य में आना हो तो फिर अलग वीजा लो, वो राज्य तभी आपको अलाउ करेगा? या फिर अगर मान लीजिए, उदाहरण दे रही हूं, बंगाल का बॉर्डर खुला हुआ है और वहां से बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को अंदर लाया जा रहा है, तो क्या वो बिहार नहीं पहुंच सकते, झारखंड नहीं पहुंच सकते, मध्य प्रदेश नहीं पहुंच सकते? अब ये सवाल इन लोगों को समझ में ना आया हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। नविका जी, मैं 3-4 छोटे छोटे पॉइंट रखना चाहूँगा। और बड़ा आश्चर्य होता है मुझे कि कोई भी ये नहीं बता रहा है कि करना क्या है। जो कुछ भी करना है ये क्यों कर रहे हैं, ये सवाल उठ रहा है। क्या मतदाता सूची का पुनरीक्षण पहली बार हो रहा है? क्या मतदाता सूची को लेकर पार्टियां जागरूक नहीं रहती हैं कि सब गड़बड़ हो जा रही है? और एक उदाहरण देता हूं जिससे समझ में आएगा ये कब कहां चुनाव आयोग काम करता है, वो छोड़ दीजिए। 2015 में नीतीश जी चले गए थे लालू जी के साथ, क्या हुआ? चुनाव परिणाम पलट गया और भारतीय जनता पार्टी को मात्र 53 सीटें मिली। हर्षवर्धन त्रिपाठी प्रयागराज के रहने वाले हैं, अभी नोएडा रहते हैं। अब हम यहां के वोटर हैं, तो हमको वहां का वोटर क्यों होना चाहिए? बेईमानी मेरे मन में आनी ही क्यों चाहिए? और अगर कोई 2 करोड़ लोग बिहार का बाहर रह रहा है तो वो तय करे कि उसको वोट बिहार में डालना है या मुंबई, दिल्ली या कहीं और डालना है। ये तो सामान्य सी बात हुई ना। ये कैसे हो सकता है कि मेरा मन करे कि आज मैं यहां का वोटर हूं, कल मैं वहां का? ये तो डुप्लीकेसी ऑफ वोटर हुआ। ये तो खतरनाक है लोकतंत्र के लिए कि आप कहें, आप यही तो कह रहे हैं ना कि मतदाता बढ़ जाते हैं। क्यों नहीं बढ़ जाएंगे? तब तो आप कहेंगे कि 99 करोड़ जो लोग हैं वो ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि एक ही व्यक्ति अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी में अलग अलग समय पर वोट करेगा। उसी को तो ठीक करने का प्रोसेस है ना। और अगर घुसपैठियों का मसला है तो क्या आपको हर आए दिन कुछ न कुछ इलाके में, कुछ न कुछ मोहल्ले में ऐसे लोग नहीं दिखते हैं जो घुसपैठ करके आए हैं? निश्चित तौर पर यह समस्या बड़ी है, लेकिन उसका इलाज क्या है? उसका इलाज तो वही है ना, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप। क्यों फिर उसमें हंगामा करने लगते हैं कि इससे निकाल के मुसलमानों को बाहर कर देंगे? नागरिकता कानून के समय भी है क्या? मुझे लगता है कि इस देश की समस्याओं पर जैसे ही कोई समाधान की तरफ बढ़ेगा, एक वर्ग खड़ा है जो उस पर दूसरी तरह से क्वेश्चन मार्क लगाता है और विचित्र विचित्र से तर्क देगा। कभी कहेगा बाढ़ से चले गए, कभी कहेंगे प्रवासी हो गए। अरे भाई, कुछ भी होंगे, कहीं ना कहीं तो एड्रेस होगा ना। और चुनाव आयोग का ये काम है, अगर वो ज्यादा फुल प्रूफ अरेंजमेंट कर रही है तो ये तो बेहतर है, इसके तो स्वागत सबको करना चाहिए। आनंद दुबे जी, पब्लिक के बहुत सवाल आ रहे हैं और महाराष्ट्र में तो अभी 7 महीने पहले चुनाव है। ये बात और है कि अभी तक उससे एडजस्ट नहीं कर पाए हैं राहुल गांधी जी। अब संजय मिश्रा भदोही यूपी से सवाल पूछ रहे हैं, हार की समीक्षा के बदले हार का बहाना ढूंढकर कांग्रेस अपने प्रदर्शन में कैसे सुधार कर पाएगी? ये सवाल दर्शकों को पूछना पड़ रहा है। शिशिर भालचंद्र का भोपाल से सवाल है, एक तरफ तो सीए एनआरसी का विरोध करते हैं और दूसरी तरफ खुद फर्जी वोटर्स का रोना रोते हैं, ऐसा कैसे चलेगा? राजेश शर्मा हिसार से पूछ रहे हैं, अगर विपक्ष के आरोपों में इतना ही दम है तो कोर्ट क्यों नहीं चले जाते? आनंद दुबे जी, ये तो बताइए। नाविका जी नमस्ते। विपक्ष कह रहा है कि करें तो करें क्या करें, कहे तो कहें क्या कहें।
मतलब विपक्ष चुनाव आयोग के दरवाजे पर दस्तक दे रहा और कह रहा है कि हम तेरे दर पे आए हैं, झोली भर के जाएंगे, कुछ करके जाएंगे या मर के जाएंगे। सवाल जब हम पूछते हैं चुनाव आयोग से, बीजेपी आकर कहती है जवाब हम देंगे। चुनाव आयोग से क्यों पूछते हो? यही तो पूरी गुत्थी उलझी हुई है। अरे भाई, क्या सवाल पूछना गलत है? क्या अगर कहीं अनियमितता बरती गई है तो उसका विरोध करना गलत है? अभी सुधांशु भाई कह रहे थे कि 93-94 हजार बूथ है, 89 जगह गलतियां हुई। अरे 89 जगह हुई हो चाहे 5 जगह हुई हो, हम उस 5 जगह की बात करेंगे। तो क्या हमारी गलती है? नहीं। देखिए सर, ऐसा है कि आप 11 साल से सरकार में हैं, सत्ता में हैं, बहुत कुछ आपने भी कहा था, आपने उसमें से कितना किया कितना नहीं किया ये आपका भी मन जानता है। ये अलग बात है कि आप बोल नहीं पाएंगे। तो क्या आप ये सब पूछना बंद कर दें कि हमारी 2 करोड़ नौकरियां कहां गई? हमें पूछना बंद कर दें अच्छे दिन कब आएंगे? हमें पूछना बंद कर दें कि विदेशों में जो काला धन छुपा था 11 साल पहले वो 3 गुना बढ़ गया है, मतलब अब सबको 45-45 लाख मिल जाएगा। ये पूछना क्या बंद कर दें? हम किसानों की आय दुगनी होगी ये पूछना बंद कर दें? महंगाई कैसे कम होगी ये पूछना बंद कर दें? तो अगर आपकी इच्छा है कि विपक्ष ये सब पूछना बंद कर दे तो अच्छी बात है। न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। आप एक नया अध्यादेश लाइए और विपक्ष मुक्त भारत कर दीजिए। केवल पक्ष रहेगा तो कोई सवाल नहीं पूछेगा। आपको तो हर सवाल का जवाब देना होगा, लेकिन दुख तब होता है जब आपसे हम सवाल ही नहीं पूछते, सवाल किसी और से पूछते हैं और जवाब आप देते हैं। चुनाव आयोग तो कहता है कि शरद पवार जी नकली पार्टी के नेता हैं, उन्होंने तो राष्ट्रवादी बनाई ही नहीं, राष्ट्रवादी तो अजीत दादा ने बनाई। चुनाव आयोग कहता है उद्धव ठाकरे जी तो नकली शिवसेना के नेता हैं, असली शिवसेना तो 2 साल पहले एकनाथ शिंदे ने बनाई। तो चुनाव आयोग कितना महान है ये हमें न बताएं। हम तो टीएन सेशन साहब को भी सुधांशु त्रिवेदी जी, सुधांशु त्रिवेदी नए मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, हम क्या कहें बताइए? टीएन सेशन को याद करते हैं तो नवीन चावला भी याद कर लीजिए, वो भी तो थे ना, याद कर लीजिए। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी, आनंद दुबे जी के सवाल नहीं, इस देश में चुनाव आयुक्त थे। मैं याद दिलाना चाहता हूं, मनोहर सिंह गिल, अटल जी की सरकार अप्रैल 99 में 1 वोट से गिरी, चुनाव 6 महीना पीछे ले गए। 6 महीने से अधिक पीछे चुनाव आयोग नहीं ले जा सकता, क्योंकि लग रहा था 1 वोट की सहानुभूति न मिल जाए। भाई आनंद दुबे जी याद है ना? और उसके बाद वो जाके कांग्रेस सरकार में मंत्री बने। खैर, मगर आनंद दुबे जी की बात से एक बात स्पष्ट हो गई नाविका जी, मतलब इन्होंने स्वीकार कर लिया कि उद्धव ठाकरे जी को मुख्यमंत्री का कैंडिडेट प्रोजेक्ट करने के आधार पे चुनाव हारने की बात गलत थी। यह आज एक स्वीकारोक्ति हुई है शिवसेना उबाटा की तरफ से, क्योंकि एक वाक्य भी नहीं बोला इन्होंने। अब इनको सारी गलती जो है राहुल गांधी पे नजर के वक्तव्य में नजर आ रही है। साहब, राहुल गांधी की ओट में कैसे गए? आपने लाइन बोली थी तो मैं भी एक बोल देना चाहता हूं। साहब, आपकी हालत क्या है? कभी गठबंधन पे, पुराना गीत था ना, कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, तो मुझे उस पे लाइन याद आ रही है, कभी गठबंधन पे कभी गठबंधन के जज्बात पे रोना आया और बात निकली तो हर एक बूथ के हालात पे रोना आया। और आप लोगों ने, जैसा आपने राहुल का बचाव किया, इस समय उद्धव ठाकरे जी की प्रतिष्ठा को दरकिनार करके हमारे सपा और आरजेडी के लोग बैठे हैं जिनके नेता इमरजेंसी में जेल गए, उन्होंने कोई वक्तव्य नहीं दिया कल इमरजेंसी के 50 साल पूरा होने पे। तो इन लोगों के लिए मैं एक पंक्ति कहना चाहता हूं नाविका जी, कि शाम तक सुबह की नजरों से उतर जाते हैं, शाम तक सुबह की नजरों से उतर जाते हैं, इस कदर समझौतों पे जीते हैं कि जमीर ही मर जाते हैं। आनंद दुबे जी आना चाह रहे हैं, लेकिन आनंद दुबे जी, आपने बड़े पोइटिक तरीके से कहा, आपने बड़े कविता के तरीके से कहा कि अरे भाई हमें सवाल पूछने का हक नहीं। मैं सिर्फ आपको कहना चाहती हूँ, सवाल जरूर पूछिए, लेकिन जब जवाब आए तो वो भी सुन लीजिए ना। कोर्ट ने क्या कहा, इलेक्शन कमीशन ने इन्विटेशन दिया, राहुल गांधी आ जाएं, जो पूछना है पूछ लें। ये सवाल सुन क्यों नहीं रहे राहुल गांधी? इस पर भी कुछ कह दीजिए। और मैं वोटर लिस्ट के जरिए चुनाव फिक्स करने का विपक्ष का आरोप क्या है, इसका सर्वे भी बता दूं। सैंपल साइज 30,000 लोग। सही आरोप है 23% लोग कहते हैं, हार का डर है 75% लोग कहते हैं, कुछ कहना नहीं चाहते वो 2% लोग हैं। 75% लोग कहते हैं कि सही आरोप नहीं है, ये हार का डर है। आनंद दुबे जी 5 सेकंड में बता दीजिए ना, कौन सा डर है?
रहे थे हमारे कत्ल की तैयारी। जब हम उनके दरवाजे पहुंचे तो उन्होंने कहा बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। जिन्होंने हमारी पार्टी तोड़ दी, जिन्होंने हमारे मातोश्री में बैठकर अपने वचन को झूठ कर दिया, वो आज हमारे नेता श्री उद्धव ठाकरे साहब के लिए सहानुभूति दिखा रहे हैं कि उनको चेहरा बना दिया होता तो इनकी सीटें ज्यादा आती। अरे वाह भाई, फ्लैशबैक आगे की तरफ देखिए। आनंद दुबे जी, महाराष्ट्र चला गया, बिहार का चुनाव आने वाला है और कंचना यादव जी डरिए मत, सब ठीक होगा। यही तो कामना करनी चाहिए। मेहनत करिए और इलेक्शन कमीशन को अपना काम करने दीजिए। आज दर्शकों, आपका क्या सुझाव है? विपक्ष को भी, सत्ता पक्ष को भी और इलेक्शन कमीशन को भी जरूर लिखकर भेजिएगा।